इसके बाद आज एनर्जी बता दें। बहुत छोटा सा काम है, चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा काम नहीं होता है, बस कंसेप्ट करते जाओ, बाकी सब हो गए ना आराम से। देखो ये भी सरल था, तुमने पकड़ा नहीं। करा एक नियत बल के अधीन गति कर रहे किसी कण के विस्थापन का टी से एक रिलेशन दिया। एग्जाम्पल 20 बनाइए। टी बराबर √x + 3 गिवन है, तो बताइए √x बराबर क्या हो जाएगा। होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक बात बनेगी तो कह रहे कण का विस्थापन उस क्षण ज्ञात कीजिए जब उसका वेग 0 है। जब उसका विस्थापन उस क्षण ज्ञात कीजिए जब उसका वेग 0 है। तो एक बार इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। वेग ये dx/dt वेलोसिटी है। जब वेग को 0 कर देंगे तो t का टाइम कितनी वैल्यू मिलेगी। जब वेग 0 होगा तो वक्त उस समय कितना होगा, 3 सेकेंड। कह रहा है कण का विस्थापन उस समय ज्ञात कीजिए जब उसका वेग 0 है। हमें विस्थापन चाहिए, क्या चाहिए, जब वेग 0 है। वेग कब 0 है, जब t बराबर 3 है। t बराबर 3 यहाँ रख देंगे तो विस्थापन कितना आ जाएगा। पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। t की जगह पर 3 रखेंगे, विस्थापन भी 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 6 सेकंड में किया गया कार्य। तो प्रथम 6 सेकंड में विस्थापन निकाल लें। प्रथम 6 सेकंड में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। तो प्रथम 6 सेकंड में किया गया कार्य बराबर W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रथम 6 सेकंड में, प्रथम तो फोर्स मान लीजिए वस्तु है तो उसमें फोर्स लग ही रहा होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन देखें 6 सेकंड में विस्थापन का क्या होगा। तो जरा t बराबर 0 करिए, t बराबर, और देखिए विस्थापन कितना होगा। t को 0 कर देंगे तो विस्थापन आएगा 9, विस्थापन आएगा। जरा t को 6 करिए, 6 - 3 3 3 का स्क्वायर 9, तब भी विस्थापन आएगा। यानी ये बता रहा है कि 0 सेकंड पर और 6 सेकंड पर विस्थापन सेम है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 रहेगा। 9 पर थी, 9 पर खड़ी है। 0 सेकंड पर और 6 सेकंड पर, 9 पर थी और 9 पर, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। डेफिनेटली 0। फोर्स तो कुछ ना कुछ लग रहा है, लेकिन t बराबर 0 पर भी विस्थापन 9 है और 6 पर भी विस्थापन। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि वस्तु कहीं से कहीं तक गई होगी। नहीं, चल तो रही है, वेलोसिटी है तो चल रही है, वेलोसिटी है तो चल रही है। इसका मतलब कहीं गई होगी और फिर वो 6 सेकंड पूरा होते होते वहीं लौट आई है। 6 सेकंड पूरा होते होते वहीं, जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा। W बराबर Fs होता है। जब विस्थापन ही 0 हो गया तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। ये था क्वेश्चन नंबर 21, हो गया ना। इसके बाद 21 से बाहर निकलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23। ये भी एक बढ़िया सवाल है, जाने के बाद में निकालना, उसको दो कपड़ा दो। ये भी एक अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट है, बस छोड़ो, नीचे गया है वो। इसमें क्या कह रहा है भाई अनूप, इसमें कह रहा है कि किसी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करते हुए, हाँ बढ़िया सवाल है, r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए किसी कण का अभिकेंद्र त्वरण AC, अभिकेंद्र त्वरण AC किसके बराबर है, k² r/t², kc r/t²। तो कह रहा है दिखाइए कि उस कण द्वारा प्रदत्त शक्ति पावर m k² r²t। तुमको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r, v²/r। और AC का मान कितना दे रखा है,
के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ये वाला आर इधर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। इसका वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ का, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कि आर टी। वेलोसिटी को जब एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी को एक बार जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो त्वरण मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो के आर एज ए कॉन्स्टेंट टी का 1 और डी वी बाई डी टी ही तो मेरा त्वरण है। ये वेलोसिटी आ गई, जरूरत पड़ने पर त्वरण हमारा ये बन जाएगा, इसका प्रॉपर त्वरण जो होता है। फिलहाल उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमने लिख के रख लिया है। हमें चाहिए था पावर, हमें क्या चाहिए था, पावर इज इक्वल टू, हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन, और वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, होता है कि नहीं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। तो मास तो m रहा, एक्सेलरेशन कितना आया है के आर, एक्सेलरेशन कितना आया है के आर, और वेलोसिटी कितनी थी, चेक करो जरा इसके बराबर पहुंचा कि नहीं। टेक्निकल सवाल था। हाँ, यहाँ पर क्या है, ऐसे प्लान भाई, सबसे पहले तुमको पता है कह रहे अभिकेंद्र त्वरण इतना है, तो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है, हमने सेट कर लिया। इसका मान दिया था मैंने, वेलोसिटी फाइंड आउट करी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो त्वरण मिल गया, त्वरण मिल गया। हमसे पावर पूछा गया था, हमसे पूछा क्या था, हाँ कहाँ से आ गया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ रहे हो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कट पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम परसों पढ़ा था। तो क्या बन गया, एफ इंटू बी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एम एम है, ए हमने निकाल लिया है, और भी हमारे पास है, सबको उठा उठा के यहाँ जमा कर दो। बढ़िया, आईआईटी का पुराना सवाल है ये, दोनों सवाल पुराने आईआईटी के क्वेश्चन हैं। हाँ, तब अपने आप नहीं पता चल जाता है। अच्छा सवाल, अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हो गया, वर्क खत्म हो गया, आगे की हेडिंग डालेंगे एनर्जी। बिल्कुल सरल सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने पर बस अपना सवाल। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, कल भी वही आज भी वही किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो लिखा जा सकता है कैपेसिटी ऑफ पर्सन इज आप पर्सन इकाई वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ऊर्जा दो प्रकार की है, ऊर्जा नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 1 गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है, हाँ एनर्जी की परिभाषा नहीं लिखेंगे, स्थिति एनर्जी की परिभाषा बचपन में याद करेगी, वही करके लिखेंगे। जो गतिज ऊर्जा थी उसकी परिभाषा क्या याद करेगी, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र तुम लोगों ने बचपन में के बराबर हाफ में स्क्वायर पढ़ा है, आज इसको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले आपसे कोई ऊर्जा की परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थिर ऊर्जा। फिर से हेडिंग आएगी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की क्या परिभाषा करेगी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, और किसी वस्तु में ऊंचाई के कारण या उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। करेक्ट है ना। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई के कारण या उसकी पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। अब आपने कहा गति ऊर्जा,
गति के कारण होती है। तो कार्य बराबर हम लोगों ने पढ़ा है बल गुणते विस्थापन F इंटू डी एस, कल का ही मामला है। फोर्स इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दोस्तों कैलकुलेट से लगाई करें। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं dv बाई dt, dv बाई ds अपान dt को हम कहते हैं v, ds अपान dt को हम कहते हैं, और ये है dv। ds अपान dt को क्या कहते हैं? v, और यहाँ है dv। एक इंटीग्रेशन बोथ साइड, dw का इंटीग्रेशन, m एज ए कांस्टेंट, v के एक पावर का इंटीग्रेशन, ये तो गति ऊर्जा होती थी हाफ mv स्क्वायर। दुनिया में सारे कार्य ऊर्जा है, सारी ऊर्जा कार्य है। तो गति ऊर्जा तो कार्य के बराबर कह दिया। और कौन सा सूत्र बन गया? कोई परेशानी है क्या? एकदम पिन टू द पॉइंट कंसेप्ट है। हाँ, के माने काइनेटिक। कार्य ही ऊर्जा होती है, मानते हैं कि नहीं? तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? गति ऊर्जा। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एस, कोई समस्या? एफ बराबर एम इंटू ए, कोई दिक्कत? ए बराबर डी वी बाई डी टी कहते हैं हम लोग, परिवर्तन विधि को तो। और इस डी एस को इसमें लपेटे में ले लिया तो डी एस अपान डी टी को क्या कह डाला? डी वी बोलता है ना, डी एस अपान डी टी भी होगा पूरा। ये वाला डी वी यहाँ, ये वाला डी वी यहाँ है, लेकिन ये डी एस अपान डी टी तो भी होता है। वेग परिवर्तन की, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। पढ़ के है ना? अब जब हमें दिखने लगा कि डी डब्ल्यू बराबर एम वी डी वी है, अब इंटीग्रेशन करे बगैर काम भाई। ये स्टेप अगर तुम यहाँ तक लेकर आओ तो यहाँ तक ऐसे था ये। अब कहते हैं टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेने पर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी की घात 1 डी वी। मार दे इंटीग्रेशन इसका, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू एम एज ए कॉन्स्टेंट वी की 1 पावर का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 हो गया ना? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई। इसके बाद स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा के बारे में आप कहते हैं किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई के कारण या उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये बहुत ही आसान है। मान लो हमारी वस्तु कितनी ऊंचाई पर टंगी है? यह ऊंचाई पर। देखिए, किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है। किया गया, तो ये ऊंचाई पर टंगी है तो फोर्स किधर को काम करेगा? कितना काम करेगा? एफ। तो डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बल गुणते विस्थापन। कार्य बराबर ऐसे कह दीजिए, कितनी विस्थापन होगी इसकी? तो एफ बराबर यहाँ कितना है, और यहाँ से यहाँ कूद गएगा तो कितना आएगा विस्थापन? और दुनिया में कार्य बराबर ऊर्जा ही तो होती है, डब्ल्यू बराबर। यही तो प्रिंसिपल है इसका। अरे भाई, यहाँ पर खड़े हैं आप तो इतना बल तो लगने में लगा है, और यहाँ से यहाँ ले, चाहे आप ले जाए गए हो चाहे कूद के आए, तो विस्थापन तो यही होगा ना। तो स्थिति ऊर्जा यू होती है एम जी एच। यहीं से तो सूत्र बनते हैं। और कौन सा इतनी बड़ी तोप चलानी है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट है कि नहीं? जल्दी से बनाओ, इनको नोट कर लो। इधर गिर गई, निकाल ले जरा, हाथ डाल के। नहीं गिरी। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से, तो हमें स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा की कहानी समझ में आ गई। आगे हमारे पास कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही कार्य होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से थ्योरम हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन वो बहुत ही सरल सी कंसेप्ट है। वर्क एनर्जी थ्योरम में कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही, इसको आज साबित कर देंगे। एक बार गति ऊर्जा से साबित करा देता हूँ, एक बार स्थिति ऊर्जा से साबित करा देता हूँ कि अगर गति ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो कार्य के बराबर होगा, या स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो वो भी कार्य के बराबर होगा। इसे हम अपनी हेडिंग में नाम देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी कार्य ऊर्जा प्रमेय। आपने कहा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य होता है। तो जरा देखिए, हमने कहा मेरे पास कोई फुटबॉल है, बॉल है, फिलहाल अभी ये यू वेलोसिटी से चल रही है। कितनी वेलोसिटी चल रही है? आपने एक लात मारी इनको साथ को, तो क्या फुटबॉल बड़ी हो जाएगी? नहीं, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा करने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस पक्का ट्रैवल हो जाएगी। तो हमने कहा कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही कार्य होती है। तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, चेंज इन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। हमें बड़े प्यार से बोलना है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। पहले यू चल रही थी, बी से चलने लगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हाफ कॉमन है, एम कॉमन है, ब्रैकेट में कौन आने वाला है? गति के द्वितीय समीकरण को ले आए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर होता है? यम इंटू ए को यफ कहा गया है, और यफ लगा के यस चले हैं तो इसी को कार्य कहा जाता है। इसी को प्रूव नहीं हो गया? हम चले थे गति ऊर्जा में परिवर्तन को लेकर और पहुंच गए कार्य। तो आज से हर एक गति ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर काइनेटिक एनर्जी साबित करना चाहो तो ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी से साबित करा देता हूँ। कैसे? मान लीजिए आप अभी फिलहाल चढ़े थे यह ऊंचाई पर या यक्स ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? वहाँ से आपको कूदवा दिया गया तो आप चले आए वाई ऊंचाई पर। अभी हाइट पूरी यक्स थी, अब कितनी हो गई? तो इसके बीच में आप कितना चले? यच। तो पहले आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन, तो हमने कहा एम जी एक्स माइनस एम जी वाई हो गए। एम जी एक्स से घटकर एम जी वाई रह गए, तो एम जी एज ए कॉन्स्टेंट हो गया और एक्स माइनस वाई हो गया। एक्स माइनस वाई ही मेरा एच है, नहीं है? एम जी मेरा फोर्स है, एम जी क्या है? एच मेरा विस्थापन है, और बल गुणते विस्थापन ही मेरा कार्य होता है। ये भी तो कार्य हो गया, ये भी प्रूव हो गया। यानी ऊर्जा में परिवर्तन आज के बाद चाहे जैसा हो, चाहे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो, चाहे इससे अगर परिवर्तन हुआ है तो गया कहाँ है? कार्य में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? तो इसीलिए आज से कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही। और इसकी बात हमने बहुत पहले बताई थी, जब हम लोगों ने डायमेंशन शुरू करी थी। तो कार्य की विमा, गतिज ऊर्जा की विमा, स्थितिज ऊर्जा की विमा, बलाघूर्ण की विमा सब समान आती थी। तो ये इशारा करता है कि वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ करें। सिंपल सी। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गई परफेक्ट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलेंगे। हाँ बिल्कुल, लिख लो लिख लो। वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई, आपकी कंसेप्ट क्लियर है। ऊर्जा है, हाँ। में इसके बाद एक थ्योरम आ रही है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा के बारे में कहा जाता है ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अगली हेडिंग है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है। मान लीजिए आपने यम द्रव्यमान की वस्तु को कितनी ऊंचाई पर टांग रखा है अभी फिलहाल, अभी यार रुकी है, तो इसमें गति ऊर्जा तो शून्य होगी, लेकिन स्थिति ऊर्जा एम जी एच के बराबर होगी। तो अगर इस पॉइंट ए, हम कह रहे हैं एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी, स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? अगर मैं कहता हूँ कुल ऊर्जा ई कितनी होगी, तो कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज का योग होती है सदैव। तो कुल ऊर्जा निकालूंगा तो कितनी हुई? ऊपर से इसको धीरे से ड्रॉप कर दीजिए, ऊपर से धीरे से। मान लो एक समय बी पर आ गई है, कहाँ पर आ गई है? एट पॉइंट बी। जब ऊपर से छोड़ दीजिएगा बी पर आ जाएगी, तो बी पर आते आते कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। मान लो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने?
कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने? यक्स। सुन रहे हैं मालिक? क्या कहना है? अगर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर आप ट्रैवल करके आ गए तो आपकी हाइट कितनी बचेगी? एच माइनस। तो अगर मैं इस ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा आपसे मांगूँ तो आप क्या बताएंगे? लेकिन अब यहाँ तक सफ़र आते आते इसने कोई ना कोई वेग जरूर प्राप्त कर लिया होगा। गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, वेग चाहिए ना, तो v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gx। तो यहाँ पर गति ऊर्जा के लिए जब जाऊँगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह 2gx। गति ऊर्जा कितनी हो गई यहाँ पर? mgx। स्थिर ऊर्जा कितनी? लेकिन हम फिर से कुल ऊर्जा निकालेंगे, E एट बी, E एट, देखना जरा, दोनों का योग ही तो होती है, तो वो कितना कितना? mgh mgx प्लस mgx, mg, इसको उड़ा दो, बोलो कितनी हो गई? अगेन फिर कितनी बची? mgh। अब ऊपर से मान लो नीचे आ गई ग्राउंड पॉइंट पर, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट बिंदु सी पर आ गई। तो जब सी पर आ गई तो तुमको पता है कि पूरी एच डिस्टेंस ट्रैवल करते आई और धड़ाम से आके ज़मीन में गिरी होगी। तो कितना वेग हो गया होगा? प्रारंभिक वेग 0, 2gh। ज़मीन पर आके गिरी तो इसका वेग कितना हो गया होगा? वी स्क्वायर का मान 2gh। तो ज़मीन पर गतिज ऊर्जा कितनी हो गई होगी? हाफ एम वी स्क्वायर mgh। और क्योंकि ज़मीन पर आ गई तो स्थिति ऊर्जा 0 हो जाएगी, एच खत्म, तो u0 ऊंचाई के कारण होती थी, ऊंचाई खत्म ज़मीन पर आकर के। अब हम आपसे कहेंगे कि कुल ऊर्जा E एट सी कितना हो जाएगी? तो अगेन दोनों को जोड़ा जाएगा तो mgh। देखो टॉप पॉइंट पर जब थे तो पूरी की पूरी स्थिति थी, गति 0 थी, लेकिन कुल ऊर्जा कितनी थी? जब मैं थोड़ी हाइट नीचे आया तो गतिज भी मिली, स्थितिज भी मिली, लेकिन दोनों को जोड़ा तब भी mgh मिला। ज़मीन पर आके खड़े हुए तो धाम से गिरे तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई, तो गति ऊर्जा पूरी mgh के बराबर हो गई, लेकिन स्थिति ऊर्जा 0 हो गई। तो योग अभी भी कितना बना रहा? mgh। इसका मतलब वी आर करेक्ट एंड द कंसेप्ट फुल। ये था एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं आपको, अच्छे अच्छे सवाल, जो फंसने वाले सवाल होंगे, कॉम्प्लिकेशन होगा, इस तरह के सवालों का होगा। कंसेप्ट बहुत सरल है। इसके बाद एक और हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आओ आओ आओ, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। कौन सा? ये वाला? क्या परेशानी बताओ? ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया? नहीं बताइए, इसमें क्या समस्या है भाई? ये ऊपर खड़ा है तो गति ऊर्जा 0 हो गई, स्थिति ऊर्जा mgh हो गई, दोनों को निकाला तो mgh हो गई। कक्षा 9वीं में था, जब उत्तर से x नीचे ट्रैवल करके आए तो भाई स्थिति ऊर्जा थोड़ी घट जाएगी, गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। वेग निकालेंगे यहाँ पर तो निकलेगा ना वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और जब ज़मीन पर आप पहुँचेंगे तो स्थिति खत्म हो जाएगी, गति ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। योग निकालेंगे तो गति का तीसरा समीकरण लगेगा नहीं लगेगा? कक्षा 9 में भी तो यही था सेम। हाँ, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, गति ऊर्जा और इसके सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया होंगे। तुमको पता है गतिज ऊर्जा का कौन सा सभी सूत्र होता है? हाफ, छोटा काम करेंगे, mv है ना यहाँ पर, एक और भी है, तो एक यम यहाँ गुणा कर ले, एक यम से भाग दे ले, बोलो ना, एक यम से गुणा कर ले, एक यम से, तो इस mv को संवेग कहेंगे, इस mv को भी, और ये 2km इधर चला जाएगा। अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे कंपटीशन तक। ये भी संवेग तो p स्क्वायर कह दें, तो p बराबर √km याद रखिएगा। इसके ऊपर एक से एक बेमिसाल सवाल मिलने वाले हैं। p बराबर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ये एक अलग हेडिंग हो गई, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अरे ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या है? आप टॉप पर खड़े हो, जब खड़े हो तो गति ऊर्जा 0 होगी, ऊंचाई आपकी h है तो स्थिर ऊर्जा mgh होगी, योग करेंगे तो mgh।
ऊपर से छोड़ दोगे कितना चल के आ गया, यक्स। यक्स चलते आते आते वेग पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? अरे कॉमन सेंस लगाने वाली विराम से चला है, यक्स नीचे आ गिरा है तो वेग पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? किस समीकरण से वेग निकलेगा? गति के तीसरे समीकरण से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। यक्स से तो चला है, ये इसका वेग हो गया तो गति ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, इसको काटा काटा एम जी एक्स आया और स्थिति ऊर्जा एम जी, और हाइट कितनी रह गई है, एच माइनस एक्स। लेकिन इन दोनों को जोड़ा तो फिर से कितना आ गया? जब आके जमीन पर पहुंचे तो पूरा कितना चढ़ के नीचे उतर आए, एच। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस जगह पर वेग कितना हो गया? 2gh के बराबर। गति ऊर्जा निकालने गए हाफ एम वी स्क्वायर, तो गति ऊर्जा एम जी एच हो गई, और जब जमीन पर पहुंचा तो हाइट खत्म, तो एनर्जी 0 हो गई। तो कुल ऊर्जा निकाला तो कितनी आ गई? तो यहाँ ऊर्जा एम जी एच, यहाँ ऊर्जा एम जी एच, यहाँ ऊर्जा एम जी। तो यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। क्या चीज? ऊर्जा ब्रह्मांड में अपने आप है। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है। एनर्जी तो पूरी दुनिया में चल रही है। ऊर्जा आई कहाँ से? विस्फोट से पैदा हुई। विस्फोट कैसे हुआ? किसी और रूप से ऊर्जा अनंत है, ऊर्जा ही सब कुछ है यहाँ, एनर्जी। ये एक इम्पोर्टेंट लेसन हो गया। चैप्टर 90% केवल, कल क्यों पावर बताना रह जाएगा। सवाल 2 हाँ नहीं और हो गया। सवाल बता दे रहा हूँ, किताब मीटिंग खोलो। कौन से जो डायरेक्ट लग जाएंगे कुछ करना नहीं पड़ेगा नोट, बिल्कुल सोचना ही नहीं है यार, सीधे गति ऊर्जा के सूत्र में बैठा दीजिए आंसर। 1 से 5 पूरे लग गए थे कल, 6वां ट्राई करो, सीधा हाफ एम वी स्क्वायर मार दीजिए, 7वां जमा मार दीजिए, 8वां 9, हमें बताना ही नहीं, इन पर हमें कोई बात नहीं करनी है। 10, 11, 12, 13, 14 पीछे वाले से कनेक्शन भी है, पीछे संवेग संरक्षण का नियम भी लग रहा है, लगा पाना ठीक है। 15 पीछे चैप्टर का ही है सवाल, बन पाएगा बनाना, नहीं बन पाएगा हमें बताना। 16, 17 में पावर है, चाहो तो लगा लो, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता, चलो इसको ही पढ़ा दें, अब काहे छोड़े, इसकी पूछ लगा दें इसी में आज। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पावर, शक्ति। पावर इज इक्वल टू कार्य करने की दर, कार्य करने की, अब बस इतना ही होता कार्य की, पावर की यूनिट, पावर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जूल पर सेकेंड, यस अपॉन टी को वी भी कहते हैं। अभी आया था ना, P बराबर एफ वी, P बराबर लीजिए, ये पावर भी खत्म, एग्जैक्ट सब में आने वाला है। तो आप अगर चाहो तो पावर भी लगाओ, तो ये 18 तक कंटिन्यूस चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। 18, 19 हो ही चुके थे। 20 एक बढ़िया सवाल है, आप मत ट्राई करना, हम बता देंगे। 21 लग ही गया, 22 आराम से लगाने की कोशिश करिएगा, जो बन जाएगा। 23 लग ही गया, 24 और से भी थोड़े बढ़िया सवाल है पीछे, कोलिजन वाला कंसेप्ट है, तो तुम आज का काम दे रहा हूँ तुम्हें। 23 नंबर तक कुछ तो कल लग गए थे, जो बाकी रह गए सब लगा लेना, ठीक है। फिर कल 24, 25, 26, 27 और 28 और 29 और 30 ये कल हम बताएंगे, ठीक है ना। कल के लेक्चर में चारों एग्जाम्पल बता करके फिर एक दिन में एक्सरसाइज दे दूंगा, होमवर्क करने को लगा के खत्म करेंगे, ठीक। आज का काम क्या है, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी को लिख करके तैयार करना, और जो ये कल 23 तक एग्जाम्पल तक आ गए थे, 23 तक के बीच में जितने बच्चे रह गए उनको आज लगाना। कल बाकी बच्चे 5 एग्जाम्पल, हाँ 4-5 तो फंस भी जाएंगे उसमें, वो पीछे के 4-5 छोड़ करके सारे लगाना। 23 तक कल आ गए थे ना लोग, तो 23 के बीच में जो जो कल लग गए थे और उनके बीच में जो बचे हुए हैं, 2 अभी कल रह गए थे, दोनों आगे बता दिए पहले हमने, 21 और 23, ठीक है। 2 एग्जाम्पल इसमें बच गए थे, लगा नहीं पाए थे, तो उनको डिस्कस कर दिया है और बाकी लगाना है, ठीक है ना। हाँ वीडियो भी डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। और आगे देखो, इस चैप्टर को इतना काम करेंगे ना, 23 नंबर एग्जाम्पल तक जो कल लगा चुके थे उनको छोड़कर जो बचा हुआ सब एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, काफ़ी सरल सा चैप्टर है, ज़्यादा ध्यान बुद्धि जरूरत नहीं है। डोमेन के बाद कल रीजनिंग करना था, एक बार रिपीट करना। देखो कोई भी फंक्शन होगा जिसको आप यथार्थ से वाई बोलो, लिख लो एक बात को, जब आप डोमेन निकालने जाते हो, तो डोमेन के लिए लिखो यहाँ पर, डोमेन के लिए फलन का मान यानी y का मान
इमेजिनरी अथवा इनफाइनाइट नाउ, इनफाइनाइट नाउ, यही डोमेन का मतलब होता है। अब तुमको पता है कि वर्गमूल के अंदर फलन है तो इमेजिनरी होने के साथ बनता है, तो ये इमेजिनरी कब नहीं होगा? यक्स के वह सारे मान जिसके लिए वाई का मान न तो इमेजिनरी हो न तो बाकी सब चलेगा। यानी तुमको पता है कि अगर अंडर रूट का फंक्शन है तो ये कभी निगेटिव नहीं होना, यानी हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। यानी यक्स की वैल्यू जब भी यहाँ पाएँ तो -2 से बड़ी, -2 से अब -2 से छोटी पहुँचा दो तो फिर खत्म होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू -2। देखो इसका आंसर लिखा गया है, इसका डोमेन ऐसे ब्रैकेट में लिखा गया है, यानी -2 को शामिल किया गया, तो ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। -2 से कहाँ तक? इनफाइनाइट। -2 से कहाँ तक? इनफाइनाइट। अब जब रेंज निकालनी होती तो मैंने तुमसे बताया था कि यक्स को, देखिए अभी y बराबर यक्स था, अब ऐसा समीकरण बनाओ जो यक्स बराबर y कर दे। क्या कर दे? तो यक्स बराबर y करने का मतलब क्या? इसका वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने से ये y और यक्स का संबंध बना। अब ऐसा समीकरण बनाना जो यक्स बराबर y की कहानी बताए, यक्स बराबर यही है कि नहीं है? तो अब तुम यहाँ पर देखो, ये फंक्शन तुम्हारा अंश बटे हर में नहीं है। अगर अंश बटे हर, बिल्कुल वही। अब y के वह सारे मान, y के जो यक्स को अनंत और इमेजिनरी ना होने, अनंत और इमेजिनरी, तो इमेजिनरी तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्गमूल नहीं लगा है, और अनंत भी कभी नहीं बन पाएगा ये क्योंकि अंश बटे हर नहीं है। तब y का जो मान तुम्हें रखना हो, 1 2 3 84 17 87 -18 -20 -84 -96, सब मान y के यक्स का कोई ना कोई रियल मान देंगे, यानी y का हर मान, y का। तो यहाँ पर इसका जो रेंज होगा ऑल रियल नंबर, क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर। देखो लिखा है 0 से इनफाइनाइट, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के सभी मान, सभी इसके डोमेन होंगे। और देखिए यहाँ पर तुमको पता है निगेटिव नंबर ले लो चाहे पॉजिटिव नंबर ले लो, हर हाल में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप तो 0 से इनफाइनाइट लिखा है तो भी ठीक है, और निगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट लिखा है तो भी ठीक है, सारी नंबर सारे ना। डोमेन का मतलब समझ में आ रहा है? यक्स के वो सभी मान जो वाई को इमेजिनरी इनफाइनाइट ना होने दें, और रेंज का मतलब यक्स के सभी मान, सॉरी वाई के सभी मान जो यक्स को। बस करना क्या पड़ेगा? एक यत्न करना पड़ेगा, जो तुम्हारा ये इक्वेशन है ये y का x में था तो अब x को y में बना दे, और वही प्रक्रिया जो तुमने डोमेन के लिए अप्लाई की है वो रेंज में अप्लाई कर दो बस। हाँ ये दिखा था, डोमेन और रेंज बताओ। एफ ऑफ x मेरा y बराबर था, ये लिखा है ना, ये अंश बटे हर में है। तुमको पता है यहाँ खतरा है, 1 रख दोगे तो खतरा हो जाएगा। एक को छोड़कर, किसको? एक को छोड़कर यक्स के सभी मान, यक्स के इसके डोमेन है। देखो आंसर में लिखा होगा डोमेन, ऐसे लिखा होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट करली ब्रैकेट में 1, करली ब्रैकेट में, यानी एक को छोड़कर, एक को सभी रियल नंबर, सभी इसके डोमेन है। क्या है इसके? जब आप इसका रेंज निकालने जाओगे तो डोंट कंफ्यूज, अभी मेरा y x के पदों में था, अब ऐसा चक्कर चलाएं कि x y के पदों में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? तेरी गुणा करेंगे बराबर x² - 1, ये सब उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? x² - xy प्लस y - 1, x इज इक्वल टू, अब द्विघात समीकरण बन गया, -b की जगह y बैठा है, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की जगह पर y - 1 अपॉन 2a। x y के पदों में आ गया। फिर वही प्रक्रिया, y का वह मान जो x को अनंत और इनफाइनाइट ना होने पाए। तो इसमें इनफाइनाइट होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि नीचे y तो आ नहीं रहा है कोई। अनंत होने, वो क्या कहते हैं, इमेजिनरी होने की संभावना बन रही है। हाँ तो यानी ये वैल्यू मेरी, यानी y² - 4y + 4
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी। तो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर हूँ, यानी y की वैल्यू 2 हो या 2 से बड़ी हो, 2 हो या 2 से बड़ी हो। क्यों? 2 होगा तो 0 आ जाएगा, और 2 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव नंबर देगी, और छोटी हो गई तो खतरा हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए ना? यानी y की वैल्यू 2 हो या 2 से बड़ी। देखो इसका आंसर रेंज में आर एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, बस 2 या 2 से बड़ी। रेंज का मतलब समझ में आ रहा है? सिंपल, y जब x के पदों में तो x के ऐसे मान ढोएं जो y को इमेजिनरी या इनफाइनाइट ना होने दे, बाकी सब चलेगा। और जब x का मान y के पदों में आ गए तो y के ऐसे मान ढोएं जो x को इमेजिनरी या इनफाइनाइट ना होने दें। ज़्यादा सवालों का क्राइटेरिया नहीं है, यही सवाल है। बाकी एफ ऑफ 1 0, एफ ऑफ 2 3 तो सब निकल गए, सब बकवास है। समझ में आ गई बात? जोड़ा घटाना सब हो गई कहानी। इसमें भी देखिए डोमेन रेंज की कहानियाँ हैं, आप इनको पकड़ें। अब देखिए एक और बता देते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x। जी एक मिनट में आया भाई, ऐसे लिखा हुआ है, आपको समझ आ रहा है? बस यही कहानी है। अंश बटे हर में है, मुझे डोमेन चाहिए, केवल रेंज नहीं चाहिए। इसमें क्या कहते हो? तुमको पता है डोमेन चाहिए तो ये y है, तो डोमेन होने के लिए एक शर्त है, ये फंक्शन 0 या इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। 0 या तो इनफाइनाइट या इमेजिनरी, तो इमेजिनरी वाला शर्त खत्म हो गया। अगर ये 0 हो जाए तो बड़ा भयानक खतरा है। यानी जो मेरे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऑलवेज अगर हो तो ग्रेटर देन 0 हो या तो लेस देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 हो, 0 ना हो। तो अब इसको 0 के बराबर करके फैक्टर कर लो। हट 5 है ना, तो 4 एकम 4, ये तो 1 और 4 को छोड़ दीजिए, 1 और को छोड़कर 1 और 4 को x के सभी मान, x के इसके डोमेन है। क्योंकि 1 रख दोगे तो नीचे 0 बना देगा, और 4 रख दोगे तो 1 और 4 को छोड़कर इसका डोमेन अगर लिखेंगे तो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1 और 4, 1 और 4 को छोड़कर। हमने इसको 0 के बराबर किया, फैक्टर किया तो x के 2 मान आए। 1 रख देंगे तब वो 0 हो जाएगा, 4 रख देंगे तो ये दोनों 0 रख देंगे, नीचे भी 0 तो फंक्शन इनफाइनाइट। तो 1 और 4